नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेज मेकर के बारे में। और पेज मेकर की हमारी जो कि DTP की हमारी क्लासेस चल रही हैं अभी, और DTP के अंतर्गत आज हमारी क्लास नंबर 17 है। और इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि रूलर ऑप्शन क्या होते हैं। पेज मेकर में जब भी आप काम करते हैं, पेज मेकर यानी पेज पर कार्य करना, ठीक है। पेज पर जब आप किसी चीज़ को तैयार करते हैं, कोई आप अगर पोस्टर बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, तो उस समय हम मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? पेज मेकर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, पेज मेकर में रूलर विकल्प जो होता है, रूलर ऑप्शन जो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प होता है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है रूलर ऑप्शंस। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, क्यों इसका प्रयोग करते हैं, आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रूलर विकल्प के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो है, तो टेक्स्ट के नीचे और ऊपर की लाइनों के प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकेशन ऑप्शन में, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप रूलर अगर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मतलब इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक, किसका? रूलर का। तो इसमें आपको रूलर सिलेक्टेड ऑप्शंस जो होते हैं, तो सिलेक्ट ऑप्शंस में आपको रूलर का प्रयोग करना पड़ता है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस में के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। ऑप्शंस पर क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं? रूलर का प्रयोग करके रूलर को लगा सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस रूलर ऑप्शन में जो रहता है, न्यू ऑप्शन मेन्यू में मुख्य रूप से जो टेक्स्ट के ऊपर या फिर नीचे लाइनों के जो निश्चित प्रयोग को निश्चित करने के लिए या फिर निर्धारित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यदि लाइन केवल टेक्स्ट की चौड़ाई के बराबर ही रखनी है, तो इसका निर्धारण भी हम मेन्यू सही करते समय इसका निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। यदि लाइन अगर किसी विशेष प्रकार की रखनी है, तो आप इसके लिए मतलब कि निश्चित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, निश्चित इसका उपयोग करते हैं, निश्चित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऊपर दिए गए मेन्यू में लाइन ऑप्शन से माउस से क्लिक करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप मतलब यह मेन्यू खुल करके हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। रूलर की अगर हम लोग बात करते हैं, रूलर अगर हमको लगाना है तो उसके बाद दोस्तों, इसमें याद रखना है कि लाइन ऑप्शन मेन्यू में दी गई किसी भी प्रकार की लाइन को माउस की सहायता से क्लिक करके चुन सकते हैं। यदि लाइन की मोटाई अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित करनी है, तो इसमें मेन्यू में दिए हुए कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करके हम लाइन के बीच में दूरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। रूलर ऑप्शन के तहत दिए हुए ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारे सामने मेन्यू खुल करके हमारे सामने आ जाता है। इसमें मेन्यू की सहायता से कम टेक्स्ट के ऊपर व नीचे खींची जाने वाली लाइनों के मध्य की दूरी को हम निश्चित कर सकते हैं। रूलर मतलब दोस्तों, जब भी आप अपने पाठ्य को लगाते हैं, तो उन पाठ्यों के बीच में सिलेक्ट होने वाली जो दूरी होती है, सिलेक्टेड जो दूरी होती है, जितना हम जो गैप दे रहे हैं, वो सभी की सब वो पूरी जानकारी जो आपने गैप दिया था, जो आपने डेटा छोड़ा था, वो सब रूलर के अंतर्गत आते हैं, रूलर कहलाते हैं। तो रूलर यानी उन विकल्पों का आप अच्छे तरीके से चयन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपने मेन्यू के सामने लगा सकते हैं, ठीक है। रूलर का आपको मुख्य रूप से विकल्प याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग हाइफन क्या होता है, ठीक है। मुख्य रूप से याद रखिएगा हाइफन क्या है, हाइफन का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, ये सेम अपने नाम के ही जैसा है, ठीक है। और जैसे देख सकते हैं, जो बीच में डेस के रूप में मैंने इसको दर्शाया हूँ। पेज मेकर में क्या होता है, बहुत हम लोग कई बार जब अपना पैराग्राफ को जब लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये देखा होगा कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, पेज मेकर में पैराग्राफ टेक्स्ट में हाइफन निर्धारित करने के लिए पेज मेकर में टाइप मेन्यू में के अंतर्गत, कौन से मेन्यू के अंतर्गत होता है दोस्तों? ये पूरा जो विकल्प होता है, ये सब टाइप मेन्यू के अंतर्गत होता है। और टाइप मेन्यू के अंतर्गत दिए हुए हाइपरनेशन कमांड, ठीक है, जो हाइपरनेशन कमांड होता है, जैसे मान लीजिए ये कमांड, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्य रूप से क्या होता है। तो एक बात आप याद रखेंगे कि मान लीजिए हम अगर कोई डेटा टाइपिंग कर रहे हैं, अब मान लो जैसे आश्चर्यजनक, जैसे बहुत लंबा शब्द है, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी कि शब्द जो है लाइन के अंत में, यानी आश्चर्य और जनक शब्द नीचे वाली लाइन में आ गया, तो ऐसी कंडीशंस में हमको क्या करना पड़ता है? ऐसी कंडीशंस में हमको उस शब्द के बीच में इस प्रकार से डेस लगाना पड़ता है, ताकि हम ऐसा निर्धारित कर सकें कि जो आगे जो शब्द है, वो शब्द किसका है। तो वो शब्द हाइफन मतलब आश्चर्यजनक अगर हम लिख रहे थे, तो आश्चर्यजनक फुल शब्द है, जो कि आधा शब्द नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम उसको कंबाइन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि किसी लाइन में मैटर टाइप करते समय जब हम लाइन के अंत में जाते हैं, तो अंतिम शब्द लाइन की लंबाई पूरी तरीके से फिट हो जाता है, या फिर नीचे दूसरी लाइन पर टाइप होने लगता है, अथवा अंतिम शब्द लाइन की लंबाई में फिट नहीं हो रहा है, तो हाइफन हमको क्या करना पड़ता है? ऑन या ऑफ रख करके हम पेज मेकर की कमांड की सहायता से निर्देश देते हैं कि शब्द का कितना भाग इस लाइन में आ सकता है, ठीक है। तो हाइफन का मतलब वही होता है, इसको आपको याद रखना। इसे रख कर के अंत में एक हाइफन चिन्ह, ठीक है, इस प्रकार का एक चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। इस चिन्ह को आपको याद रखना है, ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है। इस चिन्ह को लगाने के साथ ही हम शेष भाग नीचे की ओर लाइन में लिख देते हैं, और इसको ऑन
करने की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो क्या होती है, Alt+T+H इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले विकल्प की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को कि रूलर ऑप्शन समझ में आया होगा। उसके पश्चात आपका हाइफन क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लेंगे आराम से। उसके पश्चात चलिए नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप एंड अनग्रुप ऑब्जेक्ट इन पेज मेकर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्रुप अनग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पेज मेकर में जब हम लोग काम करते हैं दोस्तों, पेज मेकर की बात करते हैं। पेज मेकर चूँकि एडोब कंपनी के द्वारा निर्धारित किया गया सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से हम संपूर्ण प्रकार से डेटा को लिखने से रिलेटेड या फिर विभिन्न प्रकार के पोस्टर पॉम्पलेट बनाने से रिलेटेड हम इसमें काम करते हैं। तो ग्रुप क्या होता है, अनग्रुप क्या होता है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। पेज मेकर में हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पेज मेकर की बात करते हैं तो पेज मेकर में हम लोग एक से अधिक ऑब्जेक्ट, मतलब मान लीजिए आपने अगर 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट लिखा हुआ है, या फिर अगर 2 या 2 से अधिक आपने अगर फोटो को लिया हुआ है, फोटो का रखा हुआ है, तो उन सारी फोटो को अगर मान लो जैसे कि हम लोग वर्ड में ग्रुप करते थे, तो ठीक उसी प्रकार से मतलब यहाँ पर भी हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम वर्ड में ग्रुपिंग करते थे, ठीक उसी प्रकार से हम पेज मेकर में भी ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करने का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक फोटो को मिला करके एक फोटो यानी कि एक ग्रुप के रूप में निर्धारित करना ग्रुपिंग करना कहलाता है। तो ऐसा हम लोग टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग अगर चाहते हैं कि अपने डेटा को अगर हम लोग ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने डेटा को भी ग्रुपिंग करके रख सकते हैं। ताकि ग्रुपिंग करने के बाद क्या होता है कि अगर आप उस डेटा को कॉपी कट पेस्ट करना चाहते हैं या एक स्थान दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो पूरा डेटा एक साथ स्थानांतरित होगा, यानी सिंगल डेटा स्थानांतरित नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा डेटा ही एक साथ स्थानांतरित होगा। तो ऐसा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रुपिंग विकल्प का प्रयोग करते हैं, ग्रुप का चयन करते हैं। तो दोस्तों, ग्रुपिंग करने के लिए आपको याद रखना है ग्रुपिंग विकल्प क्या है, ग्रुपिंग का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, ग्रुपिंग का उपयोग नॉर्मल रूप से किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से याद रखना। परंतु यदि हमने एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते समय कीबोर्ड पर शिफ्ट को दबा के रखा है, तो दोनों ऑप्शंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उस बात को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि इन चुने हुए एक से अधिक ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट अनचुना हो जाता है, तो इसे और उसे ऑब्जेक्ट को चुन रहे हैं, तो चुने गए ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट मेन्यू के विकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा। और ग्रुप में किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा करके पॉइंटर टूल की सहायता से आपको समस्त ऑब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपके पास अगर एक से अगर अधिक फोटो हैं या फिर 2 या 2 से अधिक फोटो हैं, उनको मिला करके अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा करके रखिए, और कंट्रोल बटन दबाने के बाद आप सारे विकल्प पर एक एक करके आप चयन करते चलिए, चयन करते जाएंगे। जैसे आप चयन करते चलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप ग्रुपिंग बना सकते हैं, ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप उसको चयन करके लिख सकते हैं, चयन करके उसको बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रुपिंग के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पॉइंटिंग टूल, ठीक है, इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से ग्रुप करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा करके आप पॉइंटर टूल की सहायता से समस्त ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं और ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुपिंग करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस, देखिए यहाँ इसकी शॉर्टकट कमांड मैंने लिख दिया हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी विकल्प का क्या करेंगे, आपको चयन करना होगा, जिससे कि आप डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं टाइल एंड कैस्केड। ठीक है, टाइल एंड कैस्केड क्या होता है, तो टाइल एंड कैस्केड का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, टाइल एंड कैस्केड जो होता है आपका जो डेटा है, ठीक है, विंडोज़ मेन्यू में होते हैं कुल मिलाकर के दोनों विकल्प, जो विंडोज़ मेन्यू जो हमारी होती है, विंडोज़ मेन्यू के अंतर्गत पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट विकल्प हैं, और ये दोनों ऑप्शंस हमें पेज मेकर में एक से अधिक पब्लिकेशन पर एक साथ सरलता से कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, जो कैस्केड स्टाइल शीट जो होती है कुल मिला करके ऐसे विकल्प होते हैं। इनमें आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट को कॉपी करना होगा, इमेज को कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, इत्यादि संपूर्ण प्रकार की जो सुविधाएं हैं इसमें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, सब सुविधाएं दी जाती है। यदि हम ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो हम इन ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस खुले हुए पब्लिकेशन को एक विशेष तरीके से लगा करके उन पर हमें एक साथ आसानी से कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य अंतर ये होता है कि टाइल ऑप्शंस खुले हुए पब्लिकेशन के आसपास या बराबर के साइड में प्रदर्शित करता है,
तो कोई भी पब्लिकेशन दूसरे के ऊपर नहीं आता, परंतु कैस्केड खुले हुए पब्लिकेशन को एक के ऊपर एक साइड में प्रदर्शित करता है, जिससे सिर्फ नीचे वाले पब्लिकेशन का टास्क बार ही प्रदर्शित होता है। दोस्तों इसका मतलब देखेंगे, देखिए मान लीजिए कुछ अगर ऐसा विकल्प है, एक विकल्प ये है, एक विकल्प ये है, एक विकल्प ये है, तो अलग अलग ऑप्शंस के विकल्प ये अलग अलग प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये काम किसने किया, ये पूरा काम किसका हो गया, टाइल का हो गया, ठीक है, टाइल का। लेकिन अगर किसकी बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कैस्केड की बात कर रहे हैं, तो मान लो एक पेज अगर ये प्रदर्शित हो रहा है, तो दूसरा पेज दोस्तों कैसे प्रदर्शित होगा, दूसरा पेज कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा, ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। उसके बाद तीसरा पेज अगर बात करेंगे तो तीसरा पेज उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। तो ऐसे अलग अलग करके पेज को क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये कैस्केड हो गया और ये टाइल हो गया, ये देखिए ये है, और ये कैस्केड जो है ये इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। इस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को यानी पब्लिकेशन के टास्क पेन पर प्रदर्शित करवाने के लिए इन चीज़ों का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। चलिए सारे के सारे बच्चे जो हैं इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा जो आपके पास टाइल एंड कैस्केड दिया हुआ है इसको आप पूरा यहाँ पे प्रदर्शित करके आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसको आप पूरा का पूरा लिख भी लेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मुख्य रूप से अब अगला विकल्प हमारे सामने शो हो रहा है और वो है आपका पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट मल्टीपल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, पेस्ट मल्टीपल क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कुल मिलाकर के पेस्ट करना। मतलब जब भी हम किसी डेटा को, ठीक है, किसी डेटा को जब हम कॉपी या फिर कट करने के पश्चात हम लोग किसी डेटा को, टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को आप पेज में कहीं पर भी फाइल पे ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। क्या करना पड़ सकता है दोस्तों, आपको पेस्ट करना पड़ेगा। जब आप डेटा को पेस्ट करेंगे कुल मिला करके, ठीक है, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को आप पेज में कहीं पर भी, फाइल में कहीं पर भी इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, तो पेस्ट कर सकते हैं। सामान्यतः टेस्टिंग के लिए आपको एडिट मेन्यू में, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर आपको एडिट मेन्यू में दिए गए टेस्ट कमांड या फिर कंट्रोल प्लस वी दबा करके, आप अगर कंट्रोल के साथ अगर यहाँ पर अगर वी दबाएंगे, कंट्रोल अगर प्लस करेंगे, उसके पश्चात अगर आप वी भी प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, डेटा जो हो जाएगा वो पेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर याद रखना है कि इस कमांड को क्रियान्वित कर सकते हैं, परंतु क्लिपबोर्ड से कॉपी ऑब्जेक्ट एक ही कमांड में कई बार पेस्ट करना चाहते हैं तो पेज में एक एडिट मेन्यू में जाकर के आप पेस्ट मल्टीपल नामक कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पेस्ट अलग होता है, पेस्ट मल्टीपल अलग होता है। पेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप डेटा को, मान लीजिए अगर किसी डेटा को आपने अगर कहीं से कॉपी किया हुआ है या फिर कट किया हुआ है और उस डेटा को अगर आपको नॉर्मल रूप से अगर अपने डॉक्यूमेंट पर लेकर के आना है तो आप उसके लिए मात्र पेस्ट का चयन करेंगे। लेकिन मान लीजिए उसी डेटा को आपको बार बार लेकर के आना है तो उसके लिए हम लोग पेस्ट स्पेशल का चयन करते हैं। पेस्ट स्पेशल का चयन करना पड़ेगा या फिर पेस्ट मल्टीपल का आप उसमें चयन कर सकते हैं, ठीक है। इस कमांड पर आप क्लिक करेंगे तो ये सक्रिय होगा। इस विकल्प पर मेन्यू, ठीक है, विकल्प मेन्यू सक्रिय होने पर आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें सबसे पहले टेक्स्ट नामक विंडोज में आपको क्या करना पड़ेगा, वो संख्या टाइप करनी पड़ेगी जिस संख्या के आधार पर आप क्लिपबोर्ड में कॉपी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट को पेज मेकर में प्रयोग करना चाहते हैं दोस्तों। इसके पश्चात आप हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल ऑप्शन को भी चयन कर सकते हैं कि आपको वर्टिकल डेटा लाना है या फिर हॉरिजॉन्टल डेटा लाना है, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस का चयन करके आप विंडो में टाइप करके डेटा को ला सकते हैं, डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मेन्यू बार, ठीक है, पेज मेकर की मेन्यू कौन सी होती है, मेन्यू की सूची। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बता भी दिया था, पेज मेकर में सबसे पहले फाइल मेन्यू होता है, फिर एडिट मेन्यू, उसके पश्चात लेआउट मेन्यू के पश्चात टाइप मेन्यू, फिर एलिमेंट मेन्यू, उसके पश्चात फिर यूटिलिटीज़ मेन्यू, व्यू मेन्यू, विंडो मेन्यू और हेल्प मेन्यू। ऐसे 9 मेन्यू होते हैं टोटल आपके पेज मेकर में। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको याद भी कर लीजिएगा और इसको आप लिख भी लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको हमेशा याद रखिए, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनको आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर है प्लग इन ऑल कमांड, ठीक है, प्लग इन ऑल कमांड। अब बात करते हैं प्लग इन ऑल कमांड क्या होता है। इस कमांड का प्रयोग जो होता है दोस्तों, इस कमांड का प्रयोग करने पर प्रदर्शित होने वाले कुछ उप मेन्यू जो हैं वो प्लग इन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। वो क्या होते हैं यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होता है आपका ऐड काउंट लाइन, ठीक है। ऐड काउंट लाइन क्या होती है, चलिए देखते हैं। अक्सर विभिन्न पत्रिकाओं में देखा गया है कि एक लेख का कुछ भाग पहले तथा शेष कुछ भाग पृष्ठ के बाद होता है। ऐसी ही पत्रिकाओं के लिए पृष्ठ सज्जा करते समय पेजमेकर में वह प्रश्न याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, इस लेख का पिछला भाग किस पृष्ठ पर है अथवा अगला भाग किस पृष्ठ पर है। इसके लिए आवश्यक है कि इस लेख के टेक्स्ट ब्लॉक आपसे
आपस में संबंधित हो। दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि न्यूज़पेपर में अगर कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, कोई डेटा अगर न्यूज़पेपर में छप रहा है तो देखना उसमें क्या होगा कि पूरा डेटा एक ही जगह नहीं छप पाता। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेटा एक पेज पर और कुछ डेटा अगले पेज पर छप जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, आपका पेज मेकर में अलाइनमेंट मेन्यू में जाकर के आपको क्या करना, एलिमेंट मेन्यू में जाकर के सबसे पहले आपको प्लग इन विकल्प पर जैसे आप क्लिक करते हैं, प्लग इन विकल्प पर जैसे आप माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो प्रदर्शित होने वाले उप मेन्यू में सबसे पहले आपको ऑप्शंस दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें आपका ऐड काउंट लाइन, ठीक है, वहाँ पर दिया रहता है। उसका प्रयोग करके आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए पब्लिकेशन में किसी टेक्स्ट ब्लॉक का चुनाव करना होगा जिसमें संपूर्ण स्टोरी संचित ना हो, ठीक है। आपको ऐसा चुनाव करना होगा, ऐसे विकल्प का चुनाव करना होगा जिसमें आपने संपूर्ण हिस्ट्री जहाँ पर आपने लिखा ना हो, वैसे विकल्प को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों उसके पश्चात आपको याद रखना है कि इसमें संपूर्ण स्टोरी अगर संचित नहीं हो रही है तो उसके ऊपर के हैंगर अथवा नीचे के हैंगर में अथवा दोनों हैंगर्स में आप प्लस चिन्ह लगा करके उसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करवा सकते हैं। प्लस चिन्ह के माध्यम से आप उसको प्रदर्शित करके रख सकते हैं। उसके बाद ध्यान देना है, आप जैसे ही इसको प्रदर्शित करवा लेते हैं, प्रदर्शित करके जब आप उसको रख देंगे उसके पश्चात मुख्य रूप से आपके पास यहाँ पर होता है, इसमें बहुत सारे मतलब कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि ऐड कुल लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करने से प्रदर्शित होने वाले जो कंटिन्यूशनल, ठीक है, कंटिन्यूशन नोटिस डायलॉग बॉक्स में केवल 2 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो हो जाएगा टॉप ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक, उसके पश्चात दूसरा ऑप्शन हो जाता है आपके पास कि बॉटम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ब्लॉक, ठीक है, कि आप टॉप में लिखना चाहते हैं या फिर बॉटम में लिखना चाहते हैं। तो वहाँ से आपको डेटा का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, डेटा को आप वहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इस डायलॉग बॉक्स में केवल 2 ऑप्शंस जो मैंने आपको बता दिया ये रेडियो बटन के रूप में दिए हुए रहते हैं। यदि चुने गए टेक्स्ट ब्लॉक का ऊपरी हैंगर रिक्त स्थान में है तो बॉटम का टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो क्या होगा, रेडियो बटन सेलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से आप इसका चयन करके रख सकते हैं, ठीक है। ऐड काउंट लाइन मतलब कि आपको अगर लाइनिंग के रूप में अगर चयन करके रखना, अपने डेटा को अगर वहाँ डाल करके रखना है तो आप इसका प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बैलेंस कॉलम्स क्या होते हैं। तो बैलेंस कॉलम्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैलेंस कॉलम जो होता है आपका वो होता है कि इस कमांड का प्रयोग पृष्ठ की एक हिस्ट्री, ठीक है, एक हिस्ट्री के एक से अधिक कॉलम को समायोजित करने के लिए। स्टोरी अगर आप कोई अगर स्टोरी लिख रहे हैं, कोई अगर स्टोरी अगर लिख रहे हैं तो इस स्टोरी का पूरा डेटा को आप अगर समायोजित करके रखना चाहते हैं, मतलब एक जगह अगर स्थायी करके अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कॉलम को समायोजित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके पश्चात मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप किसी प्रकार से कोई चीज़ों को अगर कॉलम्स अगर रख रहे हैं, कोई डेटा अगर रख रहे हैं तो किसी आयोजित किए जाने वाले सभी कॉलम न्यूनतम 2 और अधिकतम 40 कॉलम को पॉइंटर टूल सिलेक्ट करके इस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, निर्धारित करके रखा जा सकता है, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रदर्शित करने वाले बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कॉलम्स होते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपको याद रखना है डायलॉग बॉक्स में जो अलाइनमेंट आपके दिए हुए रहते हैं, अलाइनमेंट भाग में स्थित 2 आइकॉन्स में से पहले आइकॉन्स को सिलेक्ट करने से कॉलम ऊपरी सिरे के चीज़ों में तथा दूसरे आइकॉन को सिलेक्ट करने से कॉलम निचले सिरे के सीधे में हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको अगर कॉलम को अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस कॉलम विकल्प का मतलब यही होता है कि अपने कॉलम्स को बैलेंस कैसे करना। कुल मिला करके अगर आप कोई डेटा बना रहे हैं मान लीजिए, तो डेटा बनाते समय अपने कॉलम को ऊपर नीचे अगर आप स्थायी तौर पर सेव करना चाहते हैं नीचे ऊपर, तो उसको बैलेंस कॉलम के नाम से जाना जाता है। बैलेंस करना मतलब अपने कॉलम को स्थायी करके रखना या फिर कॉलम को ऊपर और नीचे की जो लंबाई और चौड़ाई है उसको सेट करना ही बैलेंस कॉलम करना कहलाता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो दोस्तों इसका आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस कॉलम के दूसरे आइकॉन को चुन करके आप अंतिम लाइन को आपस में जोड़ करके रख सकते हैं। मान लीजिए ऊपर की अगर कोई मान लीजिए ऐसी लाइन बनी हुई है, नीचे की एक ऐसी लाइन बनी हुई है, इन दोनों को मिला करके एक रेखा सीधी ऐसी खींच करके लाइन बैलेंस करना ही कॉलम बैलेंस करना कहलाता है। इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है।
चलिए अब बात करते हैं आपको बुल्ड बुकलेट कमांड्स क्या होती है। ठीक है, बुकलेट्स कमांड जो होती है, इस कमांड का प्रयोग करके पेज मेकर में तैयार किए गए पब्लिकेशन की एक बुकलेट के रूप में छापने के लिए प्रश्नों को व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप मान लीजिए बुकलेट के रूप में अगर किसी चीज़ को छापना है, बुक्स के रूप में अगर आपको छापना है, तो आप इसका मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में पब्लिकेशन के सामने पब्लिकेशन फाइल का नाम पद सहित प्रदर्शित होता है। बुकलेट के लेआउट का निर्धारण लेआउट लिस्ट बॉक्स उनके डाउन एरो पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाली विभिन्न बुकलेट लेआउट समय से वांछित लेआउट को सिलेक्ट करके इसका प्रयोग किया जाता है। बुकलेट के प्रश्नों के मध्य में रिक्त स्थान का निर्धारण लेटर स्पेस टेक्स्ट बॉक्स में किया जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। वांछित निर्धारण करने के उपरांत कमांड बटन ओके पर क्लिक करके एक संदेश प्रदर्शित होता है कि यह पब्लिकेशन अब बंद होगा और इसकी एक अन्य कॉपी जो कि बुकलेट डायलॉग बॉक्स में किए गए निर्धारण के अनुरूप होगी, अनटाइटल्ड नाम से प्रदर्शित होगी। अतः इस पब्लिकेशन को बंद करने से पूर्व पेज मेकर क्या इसमें किए गए कार्यों को सुरक्षित कर दे? यदि हाँ तो कमांड बटन यस और नहीं तो कमांड बटन नो, या यदि अगर काम को निरस्त करना चाहता है तो कमांड बटन कैंसिल का प्रयोग यहाँ पर मुख्य रूप से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कमांड बटन हाँ या ना पर क्लिक करने पर यह पब्लिकेशन बंद हो जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। मॉनिटर पर पब्लिकेशन की बुकलेट बनाने के लिए कुछ संदेश बॉक्स एक एक करके प्रदर्शित होते हैं और उन बुकलेट में पेज मेकर में अनटाइटल्ड के नाम से मुख्य रूप से खुले रहते हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये होता है आपका बुकलेट। ठीक है, बुकलेट बनाने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग की। बुलेट एंड नंबरिंग क्या होता है, बुलेट एंड नंबरिंग का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों इस कमांड का प्रयोग जो है पेज मेकर में तैयार किए गए पब्लिकेशन के पैराग्राफ में मतलब कि पैराग्राफ में मुख्य रूप से क्या होता है, बुलेट एंड नंबरिंग का बुलेट पॉइंट या फिर अंकों का प्रयोग मुख्य रूप से यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, बुलेट एंड नंबरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? अगर आपको किसी चीज़ को अगर कोई डेटा अगर आप लिख रहे हैं और उस डेटा को अगर मान लीजिए सूचीबद्ध तरीके से लिखना चाहते हैं, सूचीबद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बुलेट एंड नंबरिंग विकल्प का क्या करते हैं, मुख्य रूप से चयन करते हैं। इसको सिलेक्ट करके सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, हैंगिंग इंडेंट प्रदान किया जाता है। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट्स जो होते हैं वो कुल मिलाकर के अंत तक के चलते हैं। अंत में जो मतलब लास्ट में जो इंडेंट लगाए जाते हैं, ठीक है, उनको हैंगिंग इंडेंट के नाम से जाना जाता है। उस चीज़ को भी आपको मुख्य रूप से याद रखना है। हैंगिंग इंडेंट प्रदान करने पर इस कमांड को प्रयोग करने पर मॉनिटर स्क्रीन पर जो है कुल मिलाकर के एक चित्र प्रदर्शित होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि मैंने मेन्यू बार नहीं बनाया हूँ तो प्रदर्शित होने वाले जैसे कि बुलेट एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स सबसे पहले आपके पास प्रदर्शित होगा। बुलेट एंड नंबरिंग में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बुलेट नंबरिंग में आपको मुख्य रूप से बुलेट और नंबरिंग का चयन करना पड़ेगा कि आप अपने डेटा में बुलेट लगाना चाहते हैं या नंबरिंग लगाना चाहते हैं। ठीक है, इनमें से आप किसी एक कमांड को सिलेक्ट करेंगे। कमांड सिलेक्ट करने के पश्चात आप वहाँ से बुलेट की स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। बुलेट स्टाइल सेलेक्ट करने के पश्चात या फिर मैंने आपको बताया था अगर आप अपनी फोटो को बुलेट के रूप में रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर जाकर के आप अपने कार्ड से कोई भी फोटो को ले सकते हैं जिसको आप बुलेट के रूप में लगाना चाहते हैं। उसके पश्चात बुलेट एंड नंबरिंग का रेंज को आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। रेंज जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो रेंज सिलेक्ट करने के तुरंत बाद आपको अपने बुलेट एंड नंबरिंग का जो नीचे रेडियो बटन के रूप में जो स्थिर 4 ऑप्शंस जो होते हैं वांछित बटन, उनको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मतलब जो पैराग्राफ है उसमें बुलेट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा मैंने लिख दिया हूँ, तो इस डेटा में आपको इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ से थोड़ा डिलीट भी कर देता हूँ। तो बुलेट एंड नंबरिंग जैसे मैंने आपको MS वर्ड में बताया था, ठीक है, तो उस प्रकार से आप यहाँ बुलेट एंड नंबरिंग को लिख सकते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग को लिखने के लिए मुख्य रूप से आपको अपने दिमाग से आप लिख सकते हैं कि बुलेट एंड नंबरिंग कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ चेंज केस। ठीक है, चेंज केस क्या होता है, चेंज केस का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों इस कमांड का प्रयोग जो रहता है पब्लिकेशन में टाइप किए गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को केस में परिवर्तित करने के लिए होता है। मैंने आपको बताया था चेंज केस, स्मॉल केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, अपर केस, अलग अलग प्रकार से मैंने केसेस के बारे में बताया हूँ। 5 प्रकार के टोटल केस होते हैं, जिसमें कैपिटल केस करेंगे तो पूरे डेटा कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल करेंगे तो स्मॉल पूरा डेटा स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल एज केस करेंगे तो पहला लेटर बड़ा, टैगल केस करेंगे तो पूरे लेटर छोटे हो जाएंगे, और कैपिटल ईच वर्ड होता है। ऐसे 5 प्रकार के आपके चेंज केस होते हैं। तो केस के बारे में आपको सभी चीज़ों को याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो केस चेंज केस क्या होता है, अपने टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चेंज केस का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्रिएट एंड लाइब्रेरी की, कि क्रिएट एंड लाइब्रेरी क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं।
इस कमांड का प्रयोग जो रहता है कई कलर लाइब्रेरी बनाने के लिए हम लोग क्रिएट एंड लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं। तो ये मतलब इसका याद रखना आपको, क्रिएट एंड लाइब्रेरी क्या होता है। तो इस कमांड का प्रयोग पेज मेकर में नई कलर लाइब्रेरी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब होता है अगला विकल्प आपके सामने ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ड्रॉप कैप कमांड जो होता है, अगर इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ड्रॉप कैप कमांड वह कमांड होता है अगर किसी पैराग्राफ कि अगर आप फर्स्ट लेटर को बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हैं, ठीक है, किसी पैराग्राफ का मान लीजिए अगर कोई फर्स्ट लेटर है, उस फर्स्ट लेटर को अगर आप बहुत बड़े अक्षर में लिखना चाहते हैं, चूँकि हमने ये भी देखा था ड्रॉप कैप, जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई डेटा लिखा हुआ है तो उस डेटा में जो फर्स्ट लेटर जो रहता है वो बहुत बड़े अक्षरों में रहता है। तो वही जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कुल मिलाकर के आपका ड्रॉप कैप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं, यानी फर्स्ट लेटर आप जितना बड़ा उसमें रखना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि किसी कमांड को प्रयोग करते समय पैराग्राफ का पहला अक्षर जो पैराग्राफ के टेक्स्ट के अक्षरों में से जो बड़ा आकार अथवा अपर केस में प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। पब्लिकेशन में जिस पैराग्राफ में अभी ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है, ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स में साइज टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉप कैप कैरेक्टर का आकार पैराग्राफ कितनी लाइन में आएगा ये सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, ड्रॉप कैप में मैंने आपको बताया था कि पहला लेटर कितना बड़ा होगा और उसके बाजू में कौन सी कितनी लाइनिंग हम लिख सकते हैं, ये सब सिलेक्ट करने का जो काम है, ये सब सिलेक्ट करने की जो विधियां हैं, ये किसके अंतर्गत आती है, तो ड्रॉप कैप के अंतर्गत आती है। तो ड्रॉप कैप मुख्य रूप से वही विकल्प है जिसकी सहायता से हम अपने फॉन्ट के पहले अक्षर को, ठीक है, फॉन्ट के पहले लेटर को कुछ बड़े मतलब कि फॉन्ट साइज में लिख सकते हैं और उसके समतुल्य हम बाकी डेटा को भी लिख सकते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम ड्रॉप कैप के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों EPS फॉन्ट स्कैनर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा EPS फॉन्ट स्कैनर की जब पब्लिकेशन का प्रिंट किसी पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर पर प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करना होता है कि पेज मेकर EPS ग्राफिक्स में प्रयोग किए गए फोन की खोज करता है और उसको कंप्यूटर पर जांच करता है। यदि पोस्ट स्क्रिप्ट ग्राफिक्स में कोई ऐसा कौन है जिसके लिए कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट नहीं है, तो ऐसे फ़ोन का नाम, ग्राफिक्स का फाइल का नाम जिस पर पोस्ट पर पहली बार प्रयोग किया जाता है उसकी पृष्ठ संख्या बताने के लिए डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होते रहते हैं। स्कैनर क्या होते हैं दोस्तों, स्कैनर की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, स्कैनर कमांड जो IP स्कैनर कमांड्स होते हैं, इन कमांड्स की बात करते हैं तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, स्कैनर का प्रयोग हम किसी भी अक्षर या किसी भी डेटा को मतलब क्या करते हैं, स्कैन करने के लिए इनका मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये विकल्प यहाँ पर शो होने लगते हैं। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए अगर कोई फॉन्ट अगर चेतावनी डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पे मॉनिटर पर प्रदर्शित होने लगते हैं, तो अगर गड़बड़ी हो रही है तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है EPS फॉन्ट स्कैनर जो होते हैं फॉन्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉन्ट को स्कैन करने के लिए मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे ग्लोबल लिंक ऑप्शन क्या होता है, ग्लोबल लिंक ऑप्शन का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप रोहित स्टडी हब के साथ।